हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में ना हम मॉडर्न हिस्ट्री की सेगमेंट की शुरुआत करेंगे और स्टार्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो है भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। देखिए, इससे पहले हम भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन के क्रम को समझेंगे, उसके सीक्वेंस को समझेंगे। उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर ये क्यों, इनका अराइवल क्यों होता है इंडिया में यूरोपियन कंपनी का। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, एक बैकग्राउंड से हम इसको समझते हैं। देखिए, जब पूरा यूरोप जो है ना अपने मॉडर्न युग से गुजर रहा था, उस समय जो भारत में है ना अपने मध्यकाल के दौर से गुजर रहा था पूरा भारत। क्योंकि यहाँ पे मुगलों का शासन था, तो मुगलों के शासन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी चल रही थी। और यूरोप से जो है ना एशिया और भारत में ट्रेड होता था। तो इस कड़ी में ने क्या होता है, ये जो एरिया था वो कुछ कारणों से ये बाधित हो गया। क्योंकि जब यूरोप जो है अपने मध्यकाल के मॉडर्न युग से जब गुजर रहा था, तो यहाँ पे पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। पुनर्जागरण के दौर से भी यूरोप गुजर रहा था। तो व्यापारिक जो जो थी केंद्र था, ये इसी रूट से हुआ करता था। लेकिन कुछ कारणों से ये अवरुद्ध हुआ। ये क्यों हुआ? ये होता ये है कि रोमन साम्राज्य मान लें, ये दो भागों में था, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। इस एरिया पे क्या होता है ना, ये जो एरिया है इस पे 4053 में ना ऑटोनमस तुर्क साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और कुंस्तुनिया का पतन हो जाता है। 4053 में कुंस्तुनिया का पतन होता है, ऑटोनमस तुर्क साम्राज्य का इस एरिया पे अधिकार हो जाता है। और ये जो एरिया होता है ना, ये यूरोप और एशिया के बीच में ना एक ट्रेड रूट का काम करता है। ठीक है, ये जो रूट है एक ट्रेड रूट के काम रूप में काम करता है। यानी कि ये व्यापार की एक कड़ी के रूप में काम करता है। इसका परिणाम ये होता है ना कि एक नए भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है, क्योंकि ये रूट तो कम ब्लॉक हो जाता है। तो एक भौगोलिक खोज की शुरुआत का दौर चलता है। इस कड़ी में क्या है ना, इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट दिखाते हैं वो स्पेन और पुर्तगाल होते हैं भौगोलिक जो खोज की जो शुरुआत में। इस कड़ी में क्या है कि जो फर्स्ट जो घटना होता है 4087 में बार्थोलोमियो डियास ने कैप ऑफ गुड होप का पता लगाता है। 4087 में बार्थोलोमियो डियास ने कैप ऑफ गुड होप का पता लगाता है। इसके बाद क्या होता है, इसी कड़ी में एक पुर्तगाली नागरिक जो है, और वो कौन है, वास्को डिगामा। ठीक है, और वो 1498 में एक हिंदुस्तानी व्यापारी अब्दुल मुनीद नायक के सहायता से कालीकट पहुंचता है। कौन? वास्को डिगामा कब पहुंचता है? 1498 में। तो वो जब पहुंचता है ना, तो इसी के साथ ही ना वो यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग की तलाश भी कर लेता है, एक खोज कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है एक रूट की, समुद्री मार्ग से। ऐसा माना जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत से जब यूरोप जाता है, अपने देश पुर्तगाल जाता है, तो वो ना जहाज में ना मसाले भर कर ले जाता है। और उस समय पूरे यूरोप में ना मीट का यानी मांस की उपलब्धता जो है बढ़ी हुई थी, और उसको सुरक्षित रखने के लिए मसाले की उपयोग किया जाता था। और उस समय ना मसाला जो है ना पूरे यूरोप में महंगे दाम में बिकता था। लेकिन हुआ क्या कि ये जब मसाले लेकर जो वास्को डिगामा यूरोप पहुंचा, तो ऐसा माना जाता है ना कि वो 60 गुना अधिक दामों में बिका था जो ये मसाले यहाँ से भारत से लेकर गया था। यहीं से यूरोपियन कंपनी के आगमन की शुरुआत होती है, जिसका पहला कड़ी जो है पुर्तगाल होता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोडा फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत में फर्स्ट गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आता है। क्योंकि उनको व्यापार को कंट्रोल करना होता है, तो वो एक गवर्नर बनाकर भारत में भेजते हैं 1505 में। किसको? फ्रांसिस्को द अल्मोडा को। वो क्या कहता है, वो हिंद महासागर में ना, पूरे हिंद महासागर में पुर्तगालियों का वर्चस्व कायम करना चाहता था। और उसकी जो पॉलिसी थी जो ना, वो एक काफ़ी आक्रामक नीति को अपनाता है। और उसकी इस पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, और ये किससे रिलेटेड है, इसकी शुरुआत किसने की थी? ये पुर्तगालियों से रिलेटेड है इसकी शुरुआत।
फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने, जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। इसके बाद क्या होता है ना कि 1509 में 1509 में ना एक नया गवर्नर भारत में आता है, पुर्तगाली गवर्नर, और वो है अलबुकर्क। ये जो है ना, ये 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लेता है। कौन? ये अलबुकर्क। और गोवा को छीनने के बाद ही ना भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाल राज्य की स्थापना का नींव भी रखता है। और इसी को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला भी माना जाता है। किसको? अलबुकर्क को ही। पुर्तगालियों का भारत में जो प्रारंभिक जो लक्ष्य था ना, जो पहला स्टार्टिंग मोटिव था, वो मसाले के व्यापार पे अधिकार करना था, एकाधिकार उनका करना था, मतलब उस पर मोनोपोली स्टेब्लिश करना था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भारत में जो है पुर्तगालियों ने अपना कुछ व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं व्यापार करने के लिए। उस कड़ी में क्या होता है, जो पहला है कोच्चि, गोवा और दमन और दीव, ये मुख्य मुख्य मेजर इनके व्यापारिक केंद्र होते हैं। जो पहला भारत में पहले जो व्यापारिक कोठी जो स्थापित करता है पुर्तगाली जो है, वो 1502 में कोच्चि में करता है अपना पहला व्यापारिक कोठी। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू किया था। और वो कब किया था? 1508 में, 1508 में किया था। और पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस 1556 में शुरू किया था सबसे पहले। कब? 1556 में किसने? पुर्तगालियों ने किया था। और कब किया था? 5056 में। ये लास्ट जेपीएससी का ये क्वेश्चन था, मैचिंग में आया हुआ था। ठीक है। और इस पे बीपीएससी पे भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए, अब जो पीसीएस और सिविल सर्विस और पीसीएस, स्टेट पीसीएस में ना क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वन लाइनर के रूप में अब क्वेश्चन आना बंद हो गया। अब आप ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये मैचिंग के रूप में पूछा जाने लगा है कि पुर्तगालियों का क्रम, आने का क्रम क्या था, उनका मेजर वर्क क्या थे, ब्रिटिश का क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रांसिसो का क्या था। देखिए, जब हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे सेगमेंट को ख़त्म कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा कि हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर को देने में सक्षम हो पाएंगे, कैपेबल हो पाएंगे। क्योंकि मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा। और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट जब हमारा ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप किसी भी स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल लो, उठाकर देखना। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे बताना। क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ना, पैटर्न है, वो बदल रहा है। अगर ट्रेडिशंस वे में हम पढ़ाई करेंगे ना, तो वो नहीं होगा। सिर्फ फैक्ट्स जो है ना, वो फैक्ट्स रटने से ही नहीं चलेगा। एक सीक्वेंस जब तक कड़ी नहीं बनेगी ना आपके में, कि पहला सिनेरियो क्या हुआ, उस सिनेरियो का इफेक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका कारण क्या क्या चेंजेस आए, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना, तो उसके क्रम को समझ पाओगे। अगर क्रम को समझ पाओगे ना, तो फैक्ट्स जो है ना अपने आप आपके माइंड में एक प्रिजर्व हो जाएगा। क्योंकि आप सीक्वेंस को समझ रहे हो। और सीक्वेंस समझने के बाद जो क्रम जो है, फैक्ट्स है, अगर आपको याद भी नहीं हुआ ना, तो आप क्वेश्चन जब देखोगे ना, उसको एलिमिनेट कर लोगे। और एलिमिनेट तभी कर पाओगे जब आपकी ये सीक्वेंस जो है, कड़ी जो है, एक पूरा सीनियर आपके माइंड में सेटअप होगा। खैर, बहरहाल हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हम बात कर रहे थे पुर्तगाल की। पुर्तगालियों ने अपना पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जो था, वो कहाँ किया था? स्थापित किया था भारत में। कब किया था? 1556 में। और तंबाकू की जो प्रचलन शुरू की थी उसने 1508 में किया था। इसके बाद क्या होता है, पुर्तगालियों के बाद जो है वो डच आते हैं भारत में। ठीक है। डच का आगमन होता है। और 1595 से 96 में फर्स्ट जो है ना डच जहाज का जो बेड़ा है ना, पूर्वी तट पर आता है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। कब? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। डचों ने नहीं ना पुर्तगालियों को पराजित कर भारत में मसाले का जो सभी खेतों पे, मतलब उसके सभी खेत और व्यापारिक केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। कौन? डच। और उन्होंने कुछ मेजर व्यापारिक कोठियाँ भी बनाते हैं। कहाँ? गुजरात में, बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं। इसी कड़ी में क्या होता है ना कि 1605 में 1605 में वो अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। कौन? डच करते हैं।
अपना पहला व्यापारिक कोठी। डच का जो मुख्य रूप से जो ट्रेड था, व्यापार था, वो फोकस जो था मसाले पे था, नील की खेती पर था, कच्चे रेशम पे था और चावल। इसके अलावा अफीम के कारोबार भी वो करते थे। वे डच ही थे जिन्होंने भारत में वस्त्र निर्माण का केंद्र भारत को बनाया था। मैं मतलब वस्त्र के निर्माण में जो केंद्र था वो भारत, निर्यात का जो केंद्र था वो भारत को बनाया था। इसका क्रेडिट डच को ही जाता है। उसके बाद क्या होता है, वर्ष 1741 में कोलाकेच की लड़ाई, इस चीज़ को समझते हैं। डच में डच के कार्यकाल में 1741 में जो क्या कोलाकोच की लड़ाई में राजा महेंद्र वर्मा ने डचों को पराजित किया 1741 में। ठीक है। उसके बाद 1759 में अंग्रेज जो ब्रिटिश अधिकारी क्लाई जो था उसके नेतृत्व में डचों को पराजित किया जाता है। एक निर्णायक युद्ध होता है, उस निर्णायक युद्ध में डच हार जाते हैं। और वो युद्ध कौन सा होता है, बेदरा का युद्ध। इसी युद्ध में डच की पराजय होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेज क्या होता है, एक राइज के रूप में उभर कर आते हैं। कौन, अंग्रेज आते हैं। होता क्या है कि भारत में डच की जो स्थिति थी ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन में वो काफ़ी बेहतर स्थिति में थे। डचों का जो ध्यान था ना, सिर्फ और सिर्फ मसाले पर केंद्रित हो गया। इसी के लिए भारत में एक अच्छी शक्ति के रूप में उनकी जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे गिरावट आई। और इनकी शक्तियों को जब गिरावट आना तो अंग्रेजों का उदय हुआ। अंग्रेज इस पर राइज करने लगे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, उनके जो केंद्र था उसको एक्वायर कर रहे थे और उनके बिजनेस को भी एक्वायर करते जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा वो क्या है, बेदरा की लड़ाई में जब युद्ध में होता है तो डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो एक मजबूत फैक्टर के रूप में अंग्रेज उभर कर सामने आते हैं। ठीक है। अब अगले कड़ी में हम देखेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। इनका क्या क्या सीनियरो था, इनका क्या कड़ी थी। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ना, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो थी वो क्या करती है, एक अधिकार पत्र देती है। किसको देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है भारत में व्यापार करने के लिए। इसके बाद क्या होता है ना, जो कंपनी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व, मतलब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजती है। वो कौन भेजता है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1608 में जहांगीर के दरबार में भेजता है। क्यों, एक परमिशन लेने के लिए। इसका परिणाम ये होता है ना कि एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट पर ना अंग्रेजों को ना एक कंपनी, फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिल जाता है पश्चिमी तट के एरिया पे। उसी समय जो जो व्यापारिक केंद्र था ना, उसी को फैक्ट्री बोला जाता था। आप कई बार देखिएगा कि पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, वो फैक्ट्री क्या था, वो एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। उसके बाद क्या था, पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपना पहला जो व्यापारिक कोठी था ना, पूर्वी तट पे 1611 में स्थापित किया था। कहाँ किया था, 1611 में पूर्वी तट पे स्थापित किया था अंग्रेजों ने, मुसलीपट्टम में अपना पहला व्यापारिक कोठी। उसके बाद पश्चिमी तट पे सूरत में उन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था 1613 में अंग्रेजों ने। ठीक है। 1611 में पश्चिम, यानी कि ये दक्षिण का पहला था व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में। 1613 में उन्होंने स्थापित किया था, कहाँ पे, सूरत में। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज इस मतलब इतने में वो संतुष्ट रहने वाले नहीं थे। तो वो क्या करते हैं, अंग्रेज इस छूट से भी सेटिस्फेक्शन, उनकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो वो नहीं होते। और वो क्या करते हैं, साल 1615 में, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, 1615 में सर टॉमस रो के नेतृत्व में फिर से वो मुगल दरबार में उसको भेजते हैं, अपने अधिकारी को जहांगीर के दरबार में। और वो क्या करता है ना, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में ना व्यापारिक केंद्र और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार लेने में वो सफल हो जाता तो इसी मोटिव से कि हमें अपने एरिया को बढ़ा रहा है। तो हर एरिया में, मुगल के हर एरिया में जो उनका एरिया है वहाँ पे अपने व्यापारिक केंद्र खोलने की परमिशन मांगते हैं। वो परमिशन मिल जाता है। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय जो था ना, वो 1687 में
सूरत से हटाकर वो क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट कर देते हैं। बम्बई उस समय हुआ करता था, शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद इसी कड़ी में क्या होता है, 61 में क्या होता है, ब्रिटिश के सब जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी जो शादी होती है ना, वो पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ होती है। तो शादी के बाद में क्या होता है ना, इनको जो मुंबई जो है ना दहेज के रूप में प्राप्त होता है ब्रिटिश अंग्रेजों को। और ये जब मुंबई जो प्राप्त होता है ना, तो ये क्या करता है, एक मामूली सी किराए पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये जो ब्रिटिश जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, ये क्या कर देते हैं कि अब एक छोटी मामूली से किराए पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मुंबई दे देते हैं। मतलब इन लोगों को देखिए इतने बड़े बड़े दहेज में मिलते थे। खैर चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसी कड़ी में फिर आते हैं डेनिस। अंग्रेज के बाद डेनिस आते हैं भारत में। इनका जो कार्यकाल था ना वो थोड़ा सा छोटा था। और इन इनमें ये जो थे वो 1616 में क्या होता है, अपनी कंपनी को, डेनिस कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं। और 1620 ईस्वी में क्या होता है, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में अपना व्यापारिक केंद्र खोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1845 में ये अपना फैक्ट्री जो है अंग्रेजों को बेच देते हैं। तो इस पे का जो पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है, उसको पूरे एक्वायर कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी भारत में आते हैं। इनका क्या काम था, इनका क्या मतलब क्रम क्या था, ये क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ क्या थी और ये किस तरह के कार्य करते उसको समझते हैं। देखिए फ्रांसीसियों ने ना अपना पहला फैक्ट्री जो है ना वो सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। और फ्रांसीसियों के समय में ही ना सबसे निर्णायक युद्ध महत्वपूर्ण जो थी कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये फ्रांसीसियों के बीच में, कर्नाटक युद्ध को जनरली माना जाता है ना एक वर्चस्व की लड़ाई थी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है। और इस यहीं पर हम इस कर्नाटक युद्ध को समझते हैं कि कर्नाटक युद्ध के बाद इफेक्ट क्या हुआ और उसका पूरा का पूरा प्रभाव किस तरह भारतीय क्षेत्र में पड़ा उसको समझते हैं। देखिए पहला जो कर्नाटक युद्ध था ना, फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748 तक था। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 46 से 1746 से 48 तक हुआ। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि 1742 में ईस्वी के पश्चात जो फ्रेंच कंपनियां थी ना वो एक लाभ कमाने की तुलना में, मतलब उनका जो लाभ मोटिव जो हो गया था ये पॉलिटिकल मोटिव हो गया था। वो व्यापार के छोड़कर व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में उनका ज़्यादा ध्यान हो गया था पॉलिटिकल मोटिव की में। और उनका जो ये मोटिव था वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया था। ठीक है। तो इसी के बीच फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में कन्फ्लिक्ट होता है। इस युद्ध की समाप्ति कब होती है, 1748 में। देखिए आपको ये डेट युद्ध याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो संधियाँ होती है उसकी डेट याद करने की ज़रूरत है। उसको आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर क्योंकि माइंड में क्लिक होगा ना तो आप क्वेश्चन देखोगे ना जब एग्ज़ाम हॉल में तो आप उसको एलिमिनेट कर लोगे। क्योंकि अगर वो आपके नज़रों से गुजरा रहेगा ना तो कि ये टाइम ड्यूरेशंस कब था, तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर लोगे अगर 1-2 बार इस चीज़ को देखोगे तो। बहरहाल हम टॉपिक पर लौटते हैं। फिर क्या होता है 1748 में क्या होता है, यूरोप में ना फ्रांस और ब्रिटिश के बीच एक एक्स ला सेपल की संधि होती है, जिसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जो मद्रास है ना वो ब्रिटिश को लौटाना पड़ता है फ्रांसीसियों को। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड कर्नाटक युद्ध। सेकेंड कर्नाटक युद्ध होता है और ये कब होता है, ये 1749 से 1754 तक हो चलता है सेकेंड कर्नाटक युद्ध। इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था कि कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु ये चला ये संघर्ष था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ये ख़त्म कब होता है, ये पौंडीचेरी की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त होता है। देखिए ये संधि आप जरूर याद रखना कि कर्नाटक युद्ध में किस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो होता है समाप्त, वो पौंडीचेरी की संधि के बाद समाप्त होता है। अब हम थर्ड कर्नाटक युद्ध देखते हैं, उसका क्या है। थर्ड कर्नाटक युद्ध
1758 में शुरू और 1763 तक ये चलता है। 1757 से 63 के बीच चंद्रनगर पे अधिकार के कारण ये संघर्ष होता है और ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच होता है। चंद्रनगर के अधिकार के लिए ये चलता है। और ये समाप्त कब होता है? ये पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि कब होती है? 1763। पेरिस की संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन ये युद्ध का इफेक्ट क्या होता है? इस युद्ध का प्रभाव ये होता है कि फ्रांसीसियों को ना भारत में स्थित सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दी जाती है। जो भारत में जितनी फैक्ट्रियाँ होती है फ्रांसीसियों को वो लौटा दी जाती है। ये थर्ड कर्नाटक युद्ध का इफेक्ट होता है। देखिए आगे उसके बाद हम देखते क्या है। देखिए ये चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि भारत में आने का क्रम क्या रहता है और फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या होता है यूरोपियन कंपनी का। देखिए आने का जो क्रम है ना, आने का क्रम ये है, पहले पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रेंच आते हैं। ठीक है, ये क्रम होता है। डेनिस का कार्यकाल थोड़ा सा छोटा होता है, ये अंग्रेज के बाद आते हैं, लेकिन ये अंग्रेज इसमें मिला देते हैं, तो आप फ्रेंच के पहले ही आप डेनिस को याद कर रख सकते हो। ये इनका आने का क्रम है। लेकिन ये जो क्रम है ना फैक्ट्री स्थापित करने का है कि पहली फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं, ये क्रम दिया हुआ। पहला जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं जो पुर्तगाली, वो कोची में करते हैं कब? 1503 में। उसके बाद अंग्रेज करते हैं सूरत में। देखिए 1608 में ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं, बट 1608 में नहीं होकर वो 1613 में कर पाते हैं। उसके बाद डच जो है अपनी फैक्ट्री मुसलीपट्टम में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1605 ईस्वी में। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद बारी आती है फ्रांसीसियों की, और ये सूरत में करते हैं 68 में। देखिए अगर आने का क्रम पूछे ना इनकी यूरोपियन कंपनी का आने का क्रम, तो ये रहेगा, ये आने का क्रम है। लेकिन अगर फैक्ट्री लगाने का क्रम रहेगा ना तो ये है, पहले पुर्तगाल, अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। लेकिन आने का क्रम पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए। ठीक है, ये मैचिंग में आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, कि कौन पहले कौन आया, ये एक एक दो लाइन में इसकी मैच के लिए आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखो ना तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस आपके नॉलेज में कुछ बूस्ट हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। और आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। देखिए आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, आपका सब्सक्राइब ही ना हमारी मोटिव है, हमारी एनर्जी है। आप जब सब्सक्राइब करते हो और इसके शेयर करते हो ना तो हमें लगता है हम डबल जुनून के साथ इस चीज़ को काम करते हैं कि नहीं, हमें एक रेगुलर मोटिव से काम करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको। और आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जीएस के पीडीएफ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है, इंक्लूडिंग वीडियो के पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है, जिसका लिंक आपको ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।